हेलो दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है आज के पहले रिवीजन सेशन में। मैंने कुछ देर पहले एक पोल किया था और उसमें मुझे काफी सजेशंस आए। कुछ ने बोला क्वेश्चन कर लीजिए, कुछ ने बोला कि कॉन्सेप्ट ही बता दीजिए, कुछ ने बोला आप कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन कर लीजिए और कुछ ने बोला कि पीवाईक्यूज कर लीजिए। तो मुझे आप सबकी हेल्प करनी थी, इसलिए मैंने तय किया कि मैं इस फॉर्मेट को फॉलो करूंगा। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पे जाएंगे पीवाईक्यू के। पीवाईक्यू से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस किस वीक से कितने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ राइटर पे देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तब हम लोग फाइनली सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, इसलिए टाइम ले लेके सॉल्व करेंगे। एक नहीं, 3 पार्ट में ये सीरीज वीडियो आएगा। और इन सारे कमेंट्स और एवरीथिंग के लिए आपका बहुत ज्यादा आभार। पर इन सबसे पहले आपको कुछ बेसिक जानना जरूरी है। अगर आप ये बेसिक नहीं जानिएगा तो आप बार बार क्वेश्चंस में गलती कीजिएगा। तो हम लोग सबसे पहले वीक 1 to 4 के कुछ बेसिक्स देखने वाले हैं आज। और इसके लिए मैं आईआईटीएम के बुक, जो कि आईआईटीएम के पोर्टल के द्वारा ही दिया गया है, उसे यूटिलाइज करने वाला हूं। तो चलिए उस बुक पे चलते हैं। तो ये है हमारा वो बुक और यहाँ पे है हमारा वीक 1। मैं बताना चाहूंगा कि वीक 1 से कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको कोई फ्लो चार्ट के क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे, आपको ये शेप्स नहीं दिखेंगे पूरे क्वेश्चन पेपर में, आपको सूडो कोड मिलेंगे। बट वीक 1 में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको जानने चाहिए। और फ्लो चार्ट पे मैं उतना ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं दूंगा, क्योंकि फ्लो चार्ट अगर बहुत लंबा कोड है तो फ्लो चार्ट उसके काम आता नहीं। बट फिर भी अगर आप फ्लो चार्ट के बारे में जानना चाहते हैं थोड़ा सा, तो मैं एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिदम को बताने का। इसका प्रोग्रामर बहुत यूज करते हैं अपने प्रोग्राम को प्लानिंग वे में बताने का, किस तरीके से आप जा सकते हैं, और स्टेप्स बताने का कि कैसे एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सिंबल्स जो है उसका यूज होता है, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और फ्लो बताते हैं, इसलिए इसका नाम है फ्लो चार्ट, ठीक है। बेसिकली ये इंफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग को हेल्प करता है बताने में कि किस तरीके से आप इसको कैरी आउट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है, द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग अ फ्लो चार्ट फॉर एन एल्गोरिदम इज नोन एज फ्लो चार्टिंग। यहाँ पे कुछ बेसिक सिंबल्स दिए हुए हैं जो आप देख सकते हैं। ये टर्मिनल, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें पूछी नहीं जाएंगी, बस जान लीजिए। ये टर्मिनल ओवल शेप का होता है और इसका नाम टर्मिनल इसलिए है क्योंकि ये अक्सर चीजों के या तो स्टार्ट को बताता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ भी है, या फिर एंड को बताता है, या स्टॉप को बताता है, या फिर अगर आपको हॉल्ट करना है, हॉल्ट मतलब कुछ देर के लिए वेट करवाना है, तो उसके लिए भी इसका यूटिलाइजेशन होता है। और इसका सबसे ज्यादा यूज तब होता है हॉल्ट का, जब कोई एरर कंडीशन आए, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो टर्मिनल बॉक्स होता है ये हमेशा स्टार्ट में होता है और एंड में होता है। ये जरूरी है, अगर ये नहीं है तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपका कोड एंड नहीं हुआ है। दूसरा जो बॉक्स आता है उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट आउटपुट बॉक्स। ये पैरेललोग्राम के शेप का होता है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके अंदर आप एक्चुअली अपना कोई भी फंक्शन जो इनपुट या आउटपुट होता है, मतलब हम लोग कुछ भी इनपुट करते हैं ना फंक्शन के अंदर, से लिस्ट किया, डिक्शनरी किया, तो वो चीज आप यहाँ दिखा सकते हैं, ठीक है। और आउटपुट भी, फॉर एग्जाम्पल डिक्शनरी किया तो डिक्शनरी अगर किया तो वो भी आप यहाँ दिखा सकते हैं। ये जनरली यूज होता है इनपुट लेने के लिए, इनपुट डिवाइसेस से या फिर आपसे इनपुट लेने के लिए, और आउटपुट डिस्प्ले करवाने को यूजर के लिए, ठीक है। ये एक तरीका है दिखाने के लिए। तो जब भी आप प्रोग्राम स्टार्ट कीजिएगा सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो बॉक्स आता है वो होता है प्रोसेसिंग बॉक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट बॉक्स होता है, क्योंकि असली चीजें जो भी हम लोग एल्गोरिदम में करने वाले होते हैं उसका फंडामेंटल यूनिट यही बनता है, ठीक है। आगे भी फंडामेंटल यूनिट्स है, बट ये फंडामेंटल यूनिट इसलिए बनता है क्योंकि इसके अंदर आप अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस फॉलो करवा सकते हैं। क्या क्या फॉलो करवा सकते हैं? एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और ये सारे के सारे जो है ये प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस सिंबल कि इसके थ्रू मैं ये करना चाहता हूं, तो वो आप यहाँ पे प्रोसेसिंग बॉक्स के थ्रू बता सकते हैं। और ये काफी हेल्पफुल भी है। और इसका जो शेप होता है वो एक्चुअली एक रेक्टेंगल होता है, तो अगर आप रेक्टेंगल देखिए तो समझ जाइए कि ये प्रोसेसिंग बॉक्स ही होगा। इसमें एक चीज तो जानने वाली चीज है, वो ये कि ये एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जो है ये आपका सूडो कोड में भी आपको मिलेगा और काफी मिलेगा। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट है जो आप ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिससे आप डिसीजन ले सकते हैं। इसका सबसे अच्छा यूज होता है कि अगर आपको कोई ब्रांचिंग करना है अपने कोड में,
यानी कि अगर आपको कुछ होने पे दूसरा कुछ होना चाहिए और कुछ नहीं होने पे जो ऑलरेडी है वही डिफाइंड है वही होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग डिसीजन यूज करते हैं। इस बॉक्स में दो ही ऑप्शन होता है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और उसको डिनोट करने का तरीका है कि इधर से आप फॉल्स दीजिए या ट्रू दे दीजिए और इधर से आप ट्रू दे दीजिए। तो ये आप इस तरीके से कर सकते हो, ये यस नो क्वेश्चन ही पूछता है और इसके आंसर्स ट्रू एंड फॉल्स होते हैं। अब जो है ये सब कुछ को कनेक्ट करने के लिए हम लोग कनेक्टर यूज करते हैं, और इसका यूटिलाइजेशन क्या है देखिए। जब आप लिखते हैं पूरे के पूरे कोड को, तो हो सकता है कई बार कोड बहुत लंबा हो जाए, तब आप क्या कर सकते हैं, आप इस कनेक्टर की मदद से बता सकते हैं कि हाँ यहां से मेरा जो कोड है ये यहां से मूव ऑन कर रहा है। तो आप जैसे यहाँ पे एक कनेक्टर डिफाइन कर दिया, फिर आप यहाँ पे एक कनेक्टर यूज कीजिए और फिर यहां से अपना प्रोसेसिंग बॉक्स वापस से डाल करके आप शुरू कर सकते हैं। तो इसका यूटिलाइजेशन ये है, और इसको सर्कल से डिनोट करते हैं, ठीक है। बस इससे ज्यादा इसका कोई यूज नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है फ्लो लाइंस का। फ्लो लाइंस क्या है? वही एजेस जो हम लोग इंडिकेट करता है कि इस सीक्वेंस में चीज जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मेरा यहाँ पे है तो ये कनेक्टर के बाद ये यहीं जाएगा। ये कोई यहाँ पे अगर डायमंड है, अगर इससे कनेक्टेड है तो ये इसमें नहीं जाएगा। तो यही फंडामेंटल है। फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस क्या है? फ्लो चार्ट एक बहुत अच्छा जरिया है कम्युनिकेट करने का सिस्टम लॉजिक के लिए। सिस्टम लॉजिक डिजाइन में अक्सर आप फ्लो चार्ट देखिएगा, या इवन दो जब आप कोई काम करने जाइएगा तब भी आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। ये एक गाइड की तरह एक्ट करता है, डीबग करने में हेल्प करता है प्रोसेस को। उसके बाद फ्लो चार्ट आसानी से एनालाइज कर सकता है। क्यों? क्योंकि सारे शेप्स हैं, शेप्स यूनिवर्सल हैं, आप आराम से तुरंत समझ सकते हैं, तो इसलिए आप डीबग कर सकते हैं आराम से और एनालाइज भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करता है, जो कि सच नहीं है एक्चुअली। डॉक्यूमेंटेशन में कोई हेल्प नहीं करता है, सूडो कोड ज्यादा बेटर है उससे। और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के लिए अच्छा होता है, ये भी गलत है। मतलब यहाँ बताया गया है, ये शुरुआत में एडवांटेजेस हुए करते थे, लेकिन आज के डेट में नहीं है। आज के डेट में सूडो कोड ज्यादा एडवांटेजेस है। इसका डिफिकल्टी क्या है? इसका डिफिकल्टी ये है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि 6-7 पेज के आपका लॉजिक चला जाएगा। तो आप अगर किसी को सेंड करना चाहें किसी चीज को, तो आप 6 पेजेस सेंड कीजिएगा, या बदले में सिर्फ जो आपका थोड़ा मोड़ा लॉजिक की मदद से जो सूडो कोड लिखा हुआ है जो कि मात्र 1 पेज का है वो दीजिएगा। ज्यादा समझने किसको आसान होगा? सूडो कोड को। तो इसलिए ये एक पहला डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज है कि डिटेल कितना ज्यादा है ये आप नहीं बता सकते, क्योंकि आपका प्रोसेसिंग बॉक्स के अंदर क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है ये आप नहीं बता पाइएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मल्टीपल लॉजिक लगाना है तो आपको मल्टीपल प्रोसेसिंग बॉक्स बनाना पड़ेगा, और अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेसिंग बॉक्स है तो आप नहीं डिफाइन कर सकते कि ये पहले होगा या वो पहले होगा, है ना। तो वही चीज है, ठीक है। और अगर आप किसी को सेंड कीजिए और वो चाहे कि मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, तो आपको उसको पूरे फ्लो चार्ट का आधा पार्ट हटाना पड़ेगा और फिर उसमें चेंजेस करना पड़ेगा। जबकि रिटन इंस्ट्रक्शन अगर हो तो वो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। और यही चीज इसका नेक्स्ट पॉइंट भी है, डिफिकल्ट टू मॉडिफाई फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करते हैं, ये एक सिंपल सा एग्जांपल ये देखिए। यहाँ पे जो है ये स्टार्ट बॉक्स है, यहाँ पे जो है ये बेसिकली आपका पैरेललोग्राम है। इन द सेंस इसका मतलब ये इनपुट आउटपुट बॉक्स, ये इनपुट आउटपुट बॉक्स है। और यहाँ आप देख भी सकते हैं इनपुट num1, और उसके जस्ट बाद आप देख सकते हैं कि एरो डायग्राम है जो बोलता है कि इनपुट num2, ये num2 आ गया, ठीक है। उसका ये डिसीजन बॉक्स है। अब देखिए डिसीजन बॉक्स जो है, आप चाहें तो ये फॉल्स वाला पार्ट इधर उठा के भी डाल सकते हैं, बट अगर आप नहीं डालना चाहें तो यहाँ डाल सकते। तो अगर num1 ग्रेटर देन num2 होगा तो हम लोग क्या डिस्प्ले करेंगे? num1, और नहीं तो हम लोग डिस्प्ले करेंगे num2। और ये जो है ये टर्मिनल है। ये टर्मिनल इन द सेंस ये बताने का कोशिश किया है कि इसके बाद जो है मेरा जो पेज है वो खत्म हो रहा है, और फिर मैं जो नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं तो मैं डायरेक्टली स्टॉप कर दे रहा हूं। और यहाँ पे अगेन अगर आप देखिए टर्मिनल बॉक्स बोलते हैं, वही टर्मिनल, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक चीज। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है जो इस वीक से आपको लेना चाहिए अपने दिमाग में, जो आपको फ्यूचर में भी बहुत हेल्प करेगा, वो है सैनिटी ऑफ डेटा। सैनिटी ऑफ डेटा क्या होता है? सैनिटी ऑफ डेटा ये बोलता है कि जो आपके पास डेटा है वो सही डेटा है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई डेटा सेट है, कार्ड्स जो हमारे पास ऑलरेडी थे, आपने सिटी में देखा होगा, वो एक आइटम स्टोर कर रहा है, और एक कार्ड के अंदर एक एलिमेंट है जिसको हम लोग नंबर बोलते हैं। जो नंबर है वो नंबर कुछ भी हो सकता है, सीक्वेंस नंबर हो सकता है, मार्क्स भी हो सकता है। मार्क्स का एक रिस्ट्रिक्शन है कि मार्क्स कितने के बीच, मतलब मार्क्स 0 से लेके 100 के बीच होगा। अगर 101 मार्क्स आ रहा है तो उसका कोई मायने नहीं बनता, राइट। ये गलत हो जाएगा। तो यही है सैनिटी ऑफ डेटा। सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स हो सकता है, नंबर्स का इसमें बता दिया। सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स में नेम, बिल आइटम, वर्ड एक्सेट्रा, 3, 4, तो ये गलत है। तो ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जरूर है,
लेकिन ये स्ट्रिंग नहीं है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मतलब जनरली स्ट्रिंग होता है इस केस में, क्योंकि आप देख सकते हो नेम, बिल आइटम, वर्ड सब स्ट्रिंग वैल्यू है जो कि डेटा टाइप में आता है, ठीक है। We observe that there were restrictions of each element. For example, marks has to lie between 0 to 100, जो मैं अभी बताया, ठीक है। नेम कैन नॉट हैव फनी कैरेक्टर्स, जो नाम है उसके बीच में हम लोग कोई स्माइली या इमोजी नहीं बना सकते, राइट। तो वही चीज है। तो ये कंस्ट्रेंट जो हम लोग लगाते हैं वो ऑपरेशन पे भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्क्स का एडिशन पॉसिबल है, मार्क्स का सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है, लेकिन मार्क्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर 2 मार्क्स है तो उसको आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस, उसका कोई मतलब नहीं बनता। वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद एक नाम को आप दूसरे नाम के साथ कंपेयर कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा नाम है राम और यहाँ पे मेरा दूसरा जो नाम है वो है काम, फॉर एग्जाम्पल, देन आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्या ये सेम नेम है। ऑब्वियसली ये सेम नेम नहीं है, तो ये बूलियन डेटा टाइप रिटर्न करता है जो कि होता है फॉल्स। सेम नहीं है इसलिए फॉल्स, अगर सेम होता तो ये होता। लेकिन क्या आप राम प्लस काम ऐड कर सकते हैं? इसका कोई मतलब बनेगा नहीं बनेगा, तो वही चीज आपको नहीं करना है। ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप प्री-वाई-क्यू में जाइएगा तो बहुत जगह आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे लोग अक्सर इस चीज को भूल जाते हैं पढ़ना, और उससे प्रॉब्लम ये होता है कि जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो लोग ये गलती कर बैठते हैं, कंस्ट्रेंट वो लोग नहीं लगाते हैं और वो ये सोचते हैं ये तो पॉसिबल है और उसको वो सही टिक करके आ जाते हैं, और जो कि गलती हो जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये स्पेशली उस केस में बहुत होता है जब आपको फिल इन द सूडो कोड बोलता है, वहां पे आपका ये गलती होने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है। और दूसरा गलती होने का चांसेस सबसे ज्यादा होता है वो होता है अगर एरर आप चेक कर रहे हो, तो उसमें ऐसे ही गलती आपको सबसे ज्यादा दिए होंगे, और अगर आप इस चीज को समझते हैं तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो है डेटा टाइप। ये सारे जो डेटा टाइप है इसका कोई मतलब नहीं बनता, बस इतना जान लीजिए कि कैरेक्टर एक डेटा टाइप है। कैरेक्टर क्या हो सकता है? कैरेक्टर ए से लेकर के जेड तक हो सकता है, कैपिटल एंड स्मॉल इंक्लूडेड, या फिर जो नंबर्स हो सकते हैं 1 2 जो भी हमारे नंबर्स होते हैं ना, तो उसको हम लोग अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस बोलते हैं। इन दोनों को मिला दें तो ठीक है। उसके बाद स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं। एक बात जान लीजिए कि आप कैरेक्टर के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म जनरली नहीं करेंगे। आप जो ऑपरेशंस परफॉर्म कीजिएगा वो कोई वर्ड होगा या फिर वो कोई अलग डेटा टाइप होगा, ठीक है। तो वही चीज है यहाँ, गुड। उसके बाद नेक्स्ट चीज आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स में जो है उसका रेंज डिफाइंड होता है। वो कितना होता है? -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, मतलब कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। साथ ही साथ जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो होता है प्लस इंटीजर के साथ, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। आपने ये टर्म नहीं देखा होगा, ये होता है मॉड्यूलो, इसको मॉड्यूलो बोलते हैं। और इसका काम ये होता है कि ये बेसिकली जब आप डिवाइड कीजिएगा नॉर्मल तरीके से, जैसे अगर आप 6/2 करते हैं तो 2 3 जा 6 होता है, तो ये आपको जब नॉर्मल डिवीजन ऑपरेटर आप यूज कीजिएगा तो ये आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है, जो स्लैश से हम लोग डिनोट करते हैं। लेकिन अगर आप मॉड्यूलो यूज कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आपको रिमाइंडर मिलेगा, मतलब जो 6 से 2 कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर क्या है मेरा? 0, तो वही रिमाइंडर मिलेगा। और इसका काफी यूज है, आप हर एक पार्ट में इसको यूज कीजिएगा। और इसका जनरली यूज होता है जब हम लोग को कोई चीज को रोटेट करवाना होता है, मतलब अगर मेरे पास कोई डेटा दिया हुआ है और मुझे उसको रोटेट करवाना है और पर्टिकुलर वापस पे शिफ्ट करवाना है, जब क्वेश्चंस आएंगे तब हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। ग्रेटर देन एंड लेस देन, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। इससे ज्यादा भी कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, इनको बोलते हैं ग्रेटर देन, लेस देन। और इसको पहचानने का एक तरीका बता देता हूं जो बहुत आसान है। आपको क्या करना है, जो भी आपका एक्स और वाई है, फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मान लीजिए मेरा एक्स बड़ा है तो उसको आप 2 डॉट दे दीजिए, और जो वाई मेरा छोटा है उसको आप 1 डॉट दे दीजिए और उसको जोड़ दीजिए। इस तरीके से अगर आप करिएगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा और आप आसानी से कर पाइएगा। इसके अलावा भी और भी हमारे पास कुछ जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, इनको ऑपरेटर्स बोलते हैं बाय द वे। तो जितने भी मेरे ये हैं, इसके अलावा हम लोगों के पास लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, जिसको हम लोग अक्सर एटमोस्ट और एटलीस्ट से डिनोट करते हैं। मैं इस चीज को फिर से नहीं बताने वाला क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो है, तो आप उसको अगर देख लेंगे तो ज्यादा हेल्प है। मैं लिंक टॉप पे दे देता हूं। अब नेक्स्ट क्या है? तीसरा डेटा टाइप बूलियन। बूलियन का खासियत ही बहुत कमाल का है। बूलियन का खासियत है कि वो सिर्फ 2 ही वैल्यू रिटर्न ही करता है, और वो 2 वैल्यू होते हैं ट्रू या फॉल्स।
अगर कंप्यूटर के सेंस में बोलूं तो फॉल्स का मतलब 0 होता है और ट्रू का वैल्यू मतलब 1 होता है। आप जब लूप्स यूज कीजिएगा, जब कंडीशनल्स यूज कीजिएगा, तो इसका मैक्सिमम यूज केस देखिएगा। इवन तो आप ऊपर भी देख चुके हैं, यहाँ पे जब हम लोग कर रहे थे, मैंने यहाँ पे एक ट्रू और फॉल्स वैल्यू लिखा था, राइट, वो इसी चीज से आता है, ये बूलियन वैल्यू से। और इसके ऊपर ऑपरेशंस क्या क्या यूज हो सकते हैं, इनके ऊपर ऑपरेशंस हो सकते हैं एंड और, इवन तो एक और ऑपरेशन यूज होता है जिसको बोल सकते हैं नॉट। इसका क्या फायदा है वो मैं बता देता हूँ। एज नेम सजेस्ट, एंड जब होता है तो दो जो ऑप्शंस हैं, दो जो जो आपके इनपुट होंगे, वो दोनों अगर ट्रू हैं तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर और है तो कोई एक अगर ट्रू है तो ट्रू रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बोला हुआ है 5 ग्रेटर देन 6 एंड 6 ग्रेटर देन 7, तो आप जानते हैं कि ये दोनों क्या होंगे, फॉल्स होंगे, राइट। ये मैं यही बोलूंगा ना, ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, तो जनरली ऐसे जब हम लोग बूलियन यूज करते हैं तो हम उसको एज ए क्वेश्चन यूज करते हैं, लेकिन ये हमारा फॉल्स हो गया, राइट। अब एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 6 इज ग्रेटर देन 7। अगेन एक तो ट्रू है लेकिन दूसरा फॉल्स है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को दोनों ट्रू चाहिए, क्योंकि यहाँ एंड कंडीशन लगा हुआ। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे क्या रिपीट कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये सारा फंडामेंटल चीज आपको पूरे क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेगा, जो हम लोग आगे देखने वाले हैं, क्योंकि ये सारे गलती आप करेंगे, मैक्सिमम चांसेस है कि करेंगे, ठीक है। अगर आप पहली बार सीटी पढ़ रहे हैं तो फंडामेंटल को क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब अगर मैं एक दूसरा चीज कर लूं, जैसे फिर से मैं वही क्वेश्चन लिखता हूं, लेकिन अब मैं एंड की जगह और यूज करता हूं और मैं फिर लिख देता हूं 6 ग्रेटर देन 7। तो अगर आप देख सकते हैं 5 ग्रेटर देन 3 तो ट्रू है, और दूसरा मेरा क्या है, 6 ग्रेटर देन 7, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, 6 ग्रेटर देन 7 नहीं है, ये तो गलत है, फॉल्स है, लेकिन 5 ग्रेटर देन 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो सही है। तो यहाँ और है, और मतलब कोई एक अगर सही हो, अगर यहाँ और है तो इसका मतलब होता है कि कोई एक सही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई एक सही है तो ये मेरा ट्रू हो जाएगा। ये वाला केस है, ये वाला ट्रू हो जा रहा है, राइट, इसलिए ट्रू हो जाएगा। तो ये एंड और का कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट और जो आता है वो मैं बता देता हूं क्या है। वो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि, ठीक है, मेरे पास कुछ है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है 5 ग्रेटर देन 3, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक ऑपरेटर यूज करूंगा। बाय द वे ये सारे जो एंड और हैं, इनको आप देख सकते हैं, ऑपरेशंस लिखा हुआ है, तो जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करें उनको ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये जो है, इसके ऊपर मैं एक ऑपरेटर यूज करूंगा, इसको कहते हैं नॉट। तो 5 ग्रेटर देन 3 है क्या, ऑब्वियसली 3 सही है, लेकिन नॉट ऑफ ट्रू है, इसका मतलब क्या हो गया, हमको फॉल्स मिलेगा। इसको नेगोशिएशन ऑपरेटर बोलते हैं, और इसका खासियत ये होता है कि जो भी इसके अंदर जाता है उसका अपोजिट हो जाता है। ट्रू का अपोजिट क्या है, फॉल्स, तो वही फॉल्स है। और आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा रोक करके वीडियो को समझने का कोशिश कीजिए, नहीं समझ आए तो कमेंट में पूछ लीजिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन इससे ही पूरा रिलेटेड है। आपको देखिएगा, आपको समझ में आने लगेगा कि क्यों मैं ये समझा रहा हूँ। उसके बाद ये सारी चीजें उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटीजर्स जान लीजिए, इंटीजर एक डेटा टाइप होता है, जो कि इंटीजर वैल्यूज हो सकते हैं, जो मैथ के इंटीजर्स हैं वही इंटीजर्स है। कैरेक्टर बेसिकली जो है वो ABCD अल्फा न्यूमरिक में ऊपर बता ही चुका हूं, वही चीज है। और कैरेक्टर का अगर मल्टीपल कैरेक्टर्स आप मिला दीजिए तो आपको एक डेटा टाइप मिलता है स्ट्रिंग। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि स्ट्रिंग जो है वो, उसकी दो खासियत है। सबसे पहली खासियत ये होती है कि स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, मतलब इसका सीक्वेंस, मतलब जोड़ जोड़ के हम लोग बनाएंगे ABCD, मतलब सीक्वेंस, ऐसे क्यों लिखा ना वैसा ही। और दूसरा इसका खासियत होता है कि ये हमेशा सेमीकोलन में होगा, ठीक है। ये काफी आपका हेल्पफुल रहेगा आगे चल करके। उसका नेक्स्ट क्या है, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड एक ऐसा डेटा टाइप है जो सी का नेटिव है। आप पाइथन में डिफाइन कर सकते हैं, बट सी का नेटिव है, और इसका मतलब है डेटा टाइप विथ मल्टीपल फील्ड्स विच हैज नेम एंड अ वैल्यू। मतलब अगर आप देखिए तो इसका मतलब स्ट्रक्ट और टेपल होता है, लेकिन टपल नहीं होता। टपल अलग चीज हो जाता है, ठीक है। टपल अलग चीज है, प्रोग्रामिंग में जो हम लोग पाइथन में पढ़ेंगे वो टपल अलग होगा। सिटी में भी जो टपल पढ़ रहे हैं वो थोड़ा अलग है। और स्ट्रक्ट जो है वो अलग चीज है। स्ट्रक्ट का बोलता है, स्ट्रक्ट बोलता है कि मैं जो डेटा टाइप है वो मल्टीपल। स्ट्रक्ट का सबसे बड़ा खासियत है, या एक रिकॉर्ड का सबसे बड़ा खासियत है, कि जब आप इंटीजर और कैरेक्टर और स्ट्रिंग के सब में जाइएगा तो आप एक ही टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर, लेकिन आप रिकॉर्ड के अंदर मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर कर पाइएगा। यानी कि मतलब ये है कि आप उसके अंदर इंटीजर भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, एक लिस्ट डाल सकते हैं, पूरा का पूरा डिक्शनरी, या इवन दो सबसे बड़ी खासियत, आप एक पूरा का पूरा उसके अंदर रिकॉर्ड अपने आप में समा सकते हैं। तो ये भी एक खासियत है रिकॉर्ड की, कि रिकॉर्ड अपने आप को भी समा सकता है उस डेटा टाइप के अंदर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मार्क्स कार्ड जो हमारा डेटा सेट है वो है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल पैराग्राफ वर्ड डेटा सेट है। आपके जितने भी डेटा सेट है वो एक्चुअली रिकॉर्ड है, क्योंकि अगर आप देखिए तो उसमें पर्टिकुलर एक
टाइप का डेटा डिफाइंड है और हर बार वो सेम ही आ रहा है। अगर ऐसा कुछ आ रहा है जो हर बार ऑकर सेम हो रहा है सेम टाइप के नेम के लिए, उसका जो वैल्यू है वो सिमिलर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड। इसका सिंपल सा एग्जांपल चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। शॉपिंग बिल्स का डेटा सेट लेता हूँ कोई एक और आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपके पास एसवी स्टोर्स है, श्रीवत्सन है और ये सीक्वेंस नंबर है और आइटम है, कैटेगरी है, क्वांटिटी है, प्राइस है, कॉस्ट है। ये मेरा पहला डेटा सेट है। दूसरी बार देखिए सेम, यहाँ पे आपका जो डेटा टाइप है वही सेम है। यहाँ भी स्ट्रिंग है, पिछले बार में भी स्ट्रिंग था, इसमें भी स्ट्रिंग, और यहाँ पे इंटीजर है और सब में सेम वैल्यूज आ रहे हैं। मतलब जो क्वांटिटी है वो ऐसा नहीं है कि स्ट्रिंग अचानक से लेने लग गया, ये नहीं हो रहा है, राइट। अगर ऐसा होगा तो सैनिटी ऑफ डेटा का वायलेशन हो जाएगा, तो वही चीज यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। यही होता है एक रिकॉर्ड का खासियत, सेम डेटा टाइप बार बार आएगा, ठीक है। इसके विपरीत एक और टाइप का डेटा टाइप होता है जो कि काफी यूज कीजिएगा आप इस पूरे सिटी के कोर्स में, वो है लिस्ट। लिस्ट क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ डेटा एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल सीक्वेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। एग्जांपल क्या है? मार्क कार्ड लिस्ट इज अ डेटा टाइप ऑफ 4 डेटा सेट ऑफ ऑल मार्क्स कार्ड, ईच एलिमेंट इन सीक्वेंस ऑफ मार्क कार्ड रिकॉर्ड डेटा टाइप। ये बोलता है कि मार्क कार्ड जो है रिकॉर्ड डेटा टाइप का है। पैराग्राफ वर्ड में क्या डेटा टाइप है? जो पैराग्राफ वर्ड में जो डेटा टाइप है वो पैराग्राफ वर्ड लिस्ट। जो सीक्वेंस में हर एक एलिमेंट होता है, जो सीक्वेंस में हर जो वर्ड होता है वो रिकॉर्ड डेटा टाइप का है, बस ये बता रहा है। बट एक्चुअली अगर आप इसको सही तरीके से समझना चाहते हैं तो फिर से हम लोग इस पे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि आइटम के अंदर जो हमारा एक पूरा का पूरा फूड आ रहा है, बेसिकली फूड, अप्रैल, हाउस होल्ड, ये सब आ रहा है, तो ये अगेन जो है एक सेम टाइप का डेटा टाइप है। क्वांटिटी के अंदर भी हम लोगों का सेम टाइप का डेटा टाइप है। तो जितने भी कॉलम है वो अपने आप में एक लिस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है कि ओवरऑल तो मेरा रिकॉर्ड है, ये पूरा का पूरा जो चीज है, मेरा जो एक पूरा कार्ड है वो रिकॉर्ड है। उसके अंदर मल्टीपल लिस्ट है, उसके जो डेटा टाइप है वो सिमिलर है। अगेन जरूरी नहीं है कि सिमिलर हो, डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट इस वाले केस में सिमिलर है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको दिखा सकूं कि मेरे बोलने का मतलब क्या है। मैं बस ये समझाना चाहता हूँ। देखिए ये जो मेरा आइटम एरिया, राइट, ये जो है मेरा, ये अपने आप में क्या है? लिस्ट। ये पूरा का पूरा लिस्ट है। वहां जो उतना सारा मैं हाईलाइट किया उसका मतलब बस यही है कि ये सारे लिस्ट है। ये ओवरऑल अगर आप देखिए तो ये पूरा का पूरा चीज एक्चुअली रिकॉर्ड है, ठीक है। सारी चीजें क्या है? इसको क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि ये हर बार सेम है, चेंज नहीं हो रहा। अब देखिए अगर इस वाले में रिकॉर्ड है तो अगर मैं दूसरे वाले में जाऊंगा तो वो भी सेम ही रहेगा, ये सारी चीजें सेम रहेंगी, इसलिए रिकॉर्ड है, ठीक है। चलिए वापस चलते। तो यही चीज है, हम लोग रिकॉर्ड डेटा टाइप डिफाइन करेंगे शॉपिंग बिल्स के लिए। शॉपिंग बिल डेटा सेट क्या है? डेटा टाइप फॉर शॉपिंग बिल डेटा सेट। और इसका मतलब क्या है? अगर मैं याद कीजिए तो मैं बताया था कि जो हमारा रिकॉर्ड होता है उसमें मल्टीपल डेटा सेट समा सकता है, वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। इसी के साथ हम लोग वीक 1 खत्म कर चुके हैं। वीक 1 में यही चीज है। वीक 1 में जो आपको लेके जाना है वो ये पॉइंट है, मैं उसको रेड से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। सबसे पहला कैरेक्टर, बूलियन, इंटीजर, उसके बाद स्ट्रिंग्स, उसके बाद रिकॉर्ड एंड लिस्ट में जो डिफरेंस है अभी मैंने बताया वही चीज, ठीक है। सैनिटी ऑफ डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेके जाना है वीक 1 से, क्योंकि ये सारी चीजें वीक जो है वो आने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वीक टू में एक्चुअली पैटर्न शुरू होता है, ठीक है, और यहां से आपका एक्चुअल कॉन्सेप्ट भी शुरू होगा। मैं पहले ही बता दूं कि हम लोग फ्लो चार्ट नहीं देखने वाले, फ्लो चार्ट से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस वीक में अल्टीमेटली आप सूडो कोड पे जाने ही वाले हो, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं देखेंगे। हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग ये प्रोसीजर देखने वाले हैं। अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो आप कैसे मैक्सिमम निकाल सकते हैं हम लोग वो देखेंगे। तो देखिए हमेशा सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू को 0 से या कोई ऐसे वैल्यू से जो कार्ड में अवेलेबल नहीं है उससे आप इनिशियलाइज कर सकते हैं, बट जनरली लोग 0 से स्टार्ट करते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद मैथ मार्क्स का जो कार्ड ग्रेटर देन मैक्स है, राइट, यानी कि कार्ड एक्स का, इसका जो मतलब है मैथ मार्क्स ऑफ कार्ड ग्रेटर देन मैक्स, इसका एक सिंपल सा अगर सूडो कोड वर्जन देखिए तो आप अक्सर ये देखे होंगे, एक्स डॉट कार्ड का मैक्स वैल्यू ग्रेटर देन, ऐसा ही कुछ सूडो कोड आपको अभी तक देखने को मिला होगा जब आप सीटी को बनाने का सूडो कोड के थ्रू कोशिश किए होंगे। तो ये सेम चीज है, इक्विवेलेंट चीज है, कोई अलग चीज नहीं है, ये बात ध्यान। अगर ऐसा है तो हम लोग मैक्स को एक्स डॉट कार्ड से अपडेट कर देंगे। मतलब अपडेट करने का मतलब क्या है? अपडेट का मतलब है उसमें जो नया वैल्यू है वो असाइन कर देंगे। आप यहाँ देख भी सकते हैं, राइट, असाइन करेंगे इन द सेंस हम एक्स डॉट कार्ड को एक्स डॉट कार्ड ऑफ मैक्स हम लोग असाइन कर देंगे, बस यही चीज है, यही करेंगे। ये तब करेंगे और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पहला वैल्यू 0 था, तो ऑब्वियसली जो मेरा पहला वैल्यू होगा एक्स डॉट कार्ड का, ये मैक्स वैल्यू नहीं होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ मैथ होगा, वो ऑब्वियसली 0 से बड़ा होगा।
तो ऑटोमेटिकली वो रिप्लेस हो जाएगा और इसी तरीके से लूप करेंगे और हम लोग काम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब अगर आपको लॉजिक लगाना है तो हम लोग ये देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, वही चीज किया। यहाँ पे अगर मैथ मार्क्स इन लोग को निकालना है तो मैक्स कार्ड आईडी क्या लिया इन्होंने, -1, क्योंकि ये तो डिफाइंड ही नहीं है, ये ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, तो मैथ मार्क्स 0 हो सकता है, चांसेस है, लेकिन -1 इंश्योर करता है कि डेटा का सैनिटी जो है वो मेंटेन्ड है। ठीक है, वो डेटा के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं हो रहा, तो वही चीज है। ठीक है, रिप्लेस डू समथिंग टू मैक्स इज इक्वल टू कार्ड एक्स डॉट मैथ मैक्स कार्ड आईडी इज इक्वल टू कार्ड एक्स डॉट आईडी। इन्होंने जो यहाँ पे किया वो बस इतना किया कि ये जो मैंने किया वहां पे वही चीज है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ डॉट मैंने यहाँ ब्रेसेस के थ्रू लिया है, इन्होंने जस्ट डॉट नोटेशन के थ्रू किया है, तो आप यही चीज कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने मैक्स लिया। मैक्स क्या है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब कंटेनर। दूसरी चीज नाम से ही सजेस्ट आता है, ये चेंज हो सकता है। उसके बाद मैक्स ऑफ कार्ड आईडी इज इक्वल टू कार्ड एक्स डॉट आईडी। ठीक है, इन्होंने बस वहां पे अपडेट किया, इसको अपडेट को बोलो क्या बोल रहे हैं, रिप्लेस। वही चीज इन्होंने जो कार्ड है उसका मैथ मार्क्स को अपडेट किया मैक्स के साथ, और मैक्स कार्ड आईडी के को इन्होंने रिप्लेस किया कार्ड आईडी से। और जस्ट आप देख सकते हैं कि सूडो कोड को इन्होंने हल्का सा चेंज किया है, तो मैं इसको हटा रहा हूं। हम लोग सूडो कोड पे चलते हैं। सूडो कोड क्या बोलता है मेरा, वो देखते हैं। मेरा सूडो कोड बोलता है काउंट इज इक्वल टू, इनिशियलाइज करना है 0 से, काउंटर है, इसको काउंटर बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटर। आपको करना कुछ नहीं, आपको ये पैटर्न बस ध्यान रखना है कि इस तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल मैक्स मार्क्स का हमेशा जो स्टार्ट होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, तो वही चीज है। व्हाइल पाइल 1 हैज मोर कार्ड्स, व्हाइल मतलब क्या हो गया, जब तक पाइल 1 के पास ज्यादा कार्ड्स हैं। एक कार्ड लो, उसको पाइल 2 में मूव करो, आप इसको लास्ट में ला सकते हैं, नो इश्यू, इसको पूरा नीचे आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इंक्रीमेंट काउंट, अगेन ये जो है ये बहुत डिफॉल्ट लेवल पे है, इसको हम लोग और अच्छा कर सकते हैं और हम लोग वो देखेंगे कैसे। यहाँ पे एक्चुअल सूडो कोड ये है कि हम लोग बॉयज के मैथ मार्क्स का सम ले रहे हैं, और ये जो डेटा सेट है ये स्कोर्स डेटा सेट से है। स्कोर्स डेटा सेट कुछ इस टाइप का डेटा सेट है, तो इस टाइप के डेटा सेट में अगर आप देखिए मैथमेटिक्स मार्क्स 62 है ना, तो हम लोग एक्स डॉट मैथमेटिक्स मार्क्स अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग 62 कवर ले रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज है। तो यहाँ पे सम को इन्होंने 0 से इनिशियलाइज किया, क्योंकि सम हमारा इनिशियली 0 ही है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, राइट। हमको उसको ऐड करना है जब मेरा मैथ मार्क्स आएगा। पाइल 1 हैज मोर कार्ड्स, पिक एक्स फ्रॉम कार्ड, बता ही दिया। अगर जेंडर मैथ है तो अगर आप देखिए तो इस कार्ड में देखिए यहाँ आपको जेंडर दिख रहा है, तो आप इसको कैसे नोटेट कर रहे हैं, एक्स डॉट जेंडर, वही चीज है। तो अगर ये जेंडर एम के बराबर है तो आपका सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स डॉट मैथ्स, मतलब सम का वैल्यू 0 है पहले केस में, और फिर मैथ का जो भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर वो 72 था तो 72 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सम करिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सम कीजिएगा। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, ये इक्वल टू असाइनमेंट है। ठीक है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, और इसका काम होता है जो भी आपका राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में डालने का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज, इसका असाइनमेंट। ठीक है, और ये जो हमारा है इसको इक्वल टू बोलते हैं, ये है हमारा इक्वल टू, कंपैरिजन के लिए होता है, इसको कंपैरिजन ऑपरेटर बोल सकते हैं, बट ये एक्चुअली में इसका मतलब है इक्वल टू। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे वो बूलियन डेटा टाइप हमने बात की थी ना, ये वही बूलियन डेटा टाइप है, और यहाँ ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या जेंडर जो है वो मेल है, अगर मेल है तो मैं इसके अंदर जाऊंगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इफ एल्स का, और इफ एल्स का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि इफ ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर जो भी चीज हो वो अगर ट्रू नहीं होगा तो अंदर नहीं जाएगा, तो वही ट्रू है, तो ट्रू होगा तभी अंदर जाएगा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे वही इफ ट्रू, चाहे अंदर फॉल्स ही क्यों नहीं हो, अगर ये फॉल्स ट्रू किसी तरह हो रहा है जो हम लोग आगे देखेंगे तो वो तभी अंदर जाएगा, वही चीज है वर्सेस ये। तो ये हो गया मेरा बॉयज का। लेकिन अगर मुझे गर्ल्स का करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सूडो कोड कितना आसान है चेंज करना। हम लोग जेंडर देख रहे हैं क्या, बॉयज का, राइट। अब हम लोग एक नया वेरिएबल ले रहे हैं, वेरिएबल है, और वेरिएबल में वैल्यू हम लोग स्टोर क्या कर रहे हैं, 0। तो ये जो चीज है ये इधर स्टोर होता है, तो इक्वल टू का काम यही है कि इधर वाली चीज को इधर स्टोर करना। ठीक है, तो वॉइस का तो वही सूडो कोड है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं पैटर्न आपको मिल रहा है, ये पैटर्न आपको फॉलो करते रहना है, आपका मैक्सिमम टाइम सिटी में आंसर्स आपको मिलते चले जाएंगे और आप पास होते चले जाओगे। अब यहाँ इफ है, राइट। अगर इफ ट्रू नहीं होता, क्योंकि एक केस तो ट्रू मिलेगा तभी जाके मैं इसके अंदर जाऊंगा, राइट। लेकिन अगर फॉल्स मिला तो क्या होगा, तो वहां पे मैं ये यूज कर सकता हूं जिसको हम बोलते हैं गर्ल्स एल्स पार्ट। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो बता देता हूं। अगर इफ ट्रू है तो ही काम करेगा, लेकिन एल्स की खासियत ये है, एल्स तब काम करेगा जब ट्रू नहीं हो कोई चीज, या इन द सेंस सारे के सारे आपने करके देख लिया और आप हार गए, तब एल्स जो है यहाँ पे काम करता है। दैट्स द फंडा ऑफ दिस पार्ट। ठीक है, वही चीज है। तो वही गर्ल सम के लिए वही चीज है। अगर आप देखिएगा तो फिर नेक्स्ट जो देखिएगा उसमें मैथ मार्क्स मैक्सिमम निकालने का तरीका है, तो वो देख लेते हैं।
यहाँ पे क्या है, फाइंडिंग मैक्सिमम मैथ मार्क्स, तो इस वाले को हटा देते हैं और इस वाले को देखते हैं क्या है। मैक्स एम, मैक्स कार्ड -1 है। क्यों मैक्स कार्ड -1 है? यहाँ पे -1 सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम लोग को एक ऐसा वैल्यू चाहिए मैक्सिमम के लिए जो एग्जिस्ट नहीं करता हो, और ये इसलिए ताकि सैनिटी ऑफ डेटा प्रिजर्व रहे, ठीक है। तो वही चीज है। उसके बाद while pile 1 has more cards, pick x from pile 1, move x to pile 2, x dot math is greater than max of m। max of m क्या है? 0, राइट। तो अगर x dot math क्या था, हमने मैथ को एक्सेस किया, यहाँ पे हमने क्या किया, मैथ मार्क्स को एक्सेस करा। फॉर एग्जांपल 72 है, 72 तो ग्रेटर देन 0 है ना। अगेन देखिए यहाँ पे आपको ये ऑपरेटर दिखने को मिला जो हमने ऊपर बात की थी, इसीलिए मैं बोला कि इस सब चीज को फंडामेंटली समझिएगा तो बहुत आपको हेल्प होगा। वही चीज मैं आपको समझाने का कोशिश किया था उस समय, और अब आप देख सकते हैं कि इसका यूटिलाइजेशन शुरू हो गया, राइट। तो यहाँ पे आपको ग्रेटर देन मैक्स मार्क्स, राइट, मिल गया। अगर ऐसा है तो यहाँ पे आप देखिए इक्वल टू, यानी कि क्या है, ये एक वेरिएबल है। यहाँ पे अगर सिंगल इक्वल टू है तो वेरिएबल है और उसमें कोई मैथ मार्क्स का वैल्यू ऐड हो रहा है, मतलब कोई वैल्यू ऐड हो रहा है, जा रहा है, उसका वैल्यू चेंज हो रहा है और ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। और आईडी को भी हम लोग एक्सेस करके उसको मैक्स कार्ड में डालते हैं ताकि हम लोग ये रख सकें कि कौन सा वो कार्ड का नंबर था जिसमें हम लोग कर सकते हैं। उसका इक्विवेलेंट फ्लो चार्ट ये है, इसको हमको देखना ही नहीं, हटा दो। और इसी के साथ हम लोग वीक 2 कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीक में हम लोग जो 3 चीज सीखे वो ये था कि हम लोग सबसे पहले ये सीखे कि सूडो कोड कैसे वर्क करता है, सूडो कोड वर्किंग। दूसरा चीज जो हम लोग समझे इस वीक के लिए पर्टिकुलरली वो ये था कि हम लोग मैक्स कैसे काउंट करेंगे। तीसरा चीज हम लोग ये सीखे कि हम लोग कंडीशंस कैसे लगाएंगे, राइट। तो ये 3 चीजें जो हम लोग सीखे इस वीक में, ये काफी है इसके लिए। अगर आप देखिए तो मैक्स जो कंडीशन है ये आपको तीनों के तीनों चीजों में आपको हेल्प किया, राइट। एक्स्ट्रास में अगर आप देखिए यहाँ पे तो हम लोग ये सीखे कि डिफरेंस क्या है डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू। एक असाइनमेंट है और एक कंपैरिजन के लिए, इसको कंपैरिजन है, ये असाइनमेंट है। राइट में हमेशा वैल्यू होगा और लेफ्ट में हमेशा हमारा कोई वेरिएबल होगा, वैल्यू टू वैल्यू, बस यही चीज हमने सीखा इस वीक। नेक्स्ट हमारा थर्ड वीक है, जो एक्चुअल वीक असली कंटेंट शुरू होता है, जिसकी वजह से आप ये सारा चीज जो पढ़ रहे हैं वो कर रहे हैं, वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा एंड क्रिएशन ऑफ टेबल्स। इसमें क्या है, डेटा ऑन कार्ड कैन बी नेचुरली रिप्रेजेंटेड यूजिंग टेबल्स। ईच एट्रीब्यूट इज अ कॉलम इन टेबल। अभी मैंने बोला था ना लिस्ट, जब हम लोग बात कर रहे थे तो यहाँ सी कोई हमारा डेटा सेट था, उसका आइटम था और यहाँ पे कुछ वैल्यूज थे। तो ये जो है ये हमारे क्या थे, कॉलम थे। तो ये जो कॉलम है उसका जो ये आइटम चीज है इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। ये प्रोग्रामिंग से ज्यादा डेटा साइंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। उसके बाद, और ईच कार्ड इज अ रो इन अ टेबल। डिफिकल्टी, इफ कार्ड इज वेरिएबल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स आइटम्स इन शॉपिंग बिल। मल्टीपल रो अगर बनाएंगे तो डाटा का डुप्लीकेशन होना पॉसिबल है। अगर हम लोग सेपरेटली टेबल बनाएंगे तो यूनिक एट्रीब्यूट बनाना होगा हमको किसी तरह। तो इसका तरीका क्या है वो देखते हैं। जैसे पहले तो मैं नॉर्मल डेटा सेट आपको दिखा दूं कि अगर आप एक डेटा सेट एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको किस तरीके का डेटा सेट मिलेगा। फॉर एग्जांपल्स, अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ स्कोर्स डेटा सेट, तो ये देखिए यहाँ कार्ड नंबर क्या है, अपने आप में एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट है, जेंडर एट्रीब्यूट है, डेट एट्रीब्यूट है, सिटी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सबका सेम है डेटा टाइप, राइट। और सब एक तरीके का लिस्ट ही था मेरा, सब में वैल्यूज थे, उसको मैंने लिया और लिस्ट में कन्वर्ट किया और उसको फाइनली जो मेरा लिस्ट है वो एज अ कॉलम मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। दैट्स इट। इन्होंने यही किया। ये तब था जब मेरे पास एक ही टाइप के डेटा थे, लेकिन जब मैं इस टाइप के डेटा सेट में जाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है मेरा ये चीज तो सेम है। ये तो मैं स्टोर का नेम लिख सकता हूँ, यहाँ मैं नाम लिख सकता हूँ, यहाँ सीक्वेंस नंबर रख सकता हूँ। देखिए तो हर एक कार्ड में ये जो वैल्यू है, कैटेगरी और आइटम, ये चेंज हो रहा है। तो क्या आप सबके लिए एक एक बनाइएगा तो आपको डेटा डुप्लीकेट नहीं होगा? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्लेवर रखना है। और क्लेवर ये करना है इस केस में, आप नेम रखिए, उसके बाद उसका जो हमारा स्टोर नेम था ये स्टोर नेम है, फिर आप बिलर आईडी नेम रखिए, उसके बाद उसका आईडी लीजिए, चीज लिखिए जो आपका वेरी नहीं हो रहा है। तो ये 3 चीजें हमारा वेरी नहीं हो रहा, राइट। अब इस आईडी की मदद से, फॉर एग्जाम्पल अगर आईडी मेरा 1 है, एक नया टेबल क्रिएट कीजिए और ये टेबल स्पेसिफिकली इसके से रिलेटेड है और इसका सबसे पहला कॉलम होगा वो आईडी होगा। और इस आईडी की मदद से यहाँ भी अगर 1 है तो ये इससे लिंक हो जाएगा, राइट। इसको एक हैश टेबल का कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, बट अभी के लिए उसको मत समझिए, अभी बस इतना समझिए कि आप इस तरीके से उसको लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे आप अपना आइटम लिखना शुरू कीजिए, यहाँ पे कैटेगरी लिखिए, यहाँ पे क्वांटिटी लिखिए, ये आपकी मर्जी, ठीक है। दैट्स इट। वही चीज वहां पे वो बोला है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं वो है ये प्रोसीजर क्या है। तो जब आप कोई काम कर रहे हैं, इतने देर से मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसको जब मैं करने जा रहा हूँ तो क्या गड़बड़ी हो रही है
उसके बाद अगर मुझे एक ही चीज को बार बार करना है तो मुझे बार बार उतने कोड लिखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मैथ मार्क्स और मतलब मैथ मार्क्स की जगह मुझे मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे लिखना है फिजिक्स मार्क्स, तो मुझे फिर से पूरा कोड लिखना पड़ेगा, उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे और फिर जाके मैं करूंगा। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्लेवरली इसको इनकैप्सुलेट कर सकता हूँ एक फंडामेंटल ब्लॉक पे जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोसीजर। अब ये प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर इज अ ब्लॉक ऑर्गेनाइज्ड रीयूजेबल कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर का सबसे बड़ा फंडामेंटल ये होता है कि वो रीयूजेबल होता है। दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म अ सिंगल रिलेटेड एक्शन। एक सिंगल एक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है। प्रोसीजर प्रोवाइड्स बेटर मॉड्यूलरिटी फॉर एप्लीकेशन एंड अ हाई डिग्री ऑफ कोड रीयूजिंग। सेकंड बेनिफिट है कि आप कोड का मतलब मॉड्यूलैरिटी आप उसको देते हो, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूलैरिटी मतलब आप चीजों को सिंपल सिंपल चीजों में तोड़ के और उसको फिर कंबाइन करते हैं। मतलब आप यहाँ एक प्रोसीजर डिफाइन किए, यहाँ दूसरा प्रोसीजर डिफाइन किए और तीसरा प्रोसीजर डिफाइन किए। सब अपने आप में सेपरेट है, लेकिन आप सबको कंबाइन करके एक बड़ा प्रोसीजर जिसको हम लोग बोल सकते हैं वो आप बनाते हैं। तो हम लोग इसी तरीके से चीजों को तोड़ते हैं। जब हम कंपनी में काम करने जाते हैं तो हम लोगों को सारा कोड नहीं लिखना होता। हम लोगों को सिर्फ इतना करना होता है कि हम लोगों को एक पर्टिकुलर सेक्शन दिया जाता है, उस कोड को हम लोगों को लिखना होता है, बस वही चीज है। अब देखिए, इतना सारा चीज हमने किया। अब ऊपर वाले ही कंडीशन को ले लेते हैं। प्रोसीजर क्या है? सम मैथ मार्क्स। ये नेम है प्रोसीजर का, ये हमेशा ध्यान रखिए, प्रोसीजर का नेम है, ठीक है। उसके बाद उसमें कुछ वैल्यू जाएगा। वैल्यू क्या जाएगा? जेन। जेन मतलब जेंडर। जो हम लोग मेल फीमेल देख रहे थे ना, वही चीज है यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। उसका कॉल प्रोसीजर विथ पैरामीटर सम मैथ एफ। जब आप इसको डिफाइन कर लेंगे तो आप सम मैथ है, उसके अंदर एफ है। इसका मतलब क्या है? ये जो जेन है, ये इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकता है। आप इसको डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से वैल्यू लेगा। उससे फायदा ये होगा कि आप डिफॉल्ट जेन यूज करके, जेन एज अ वेरिएबल यूज करके, यहाँ पे जिसको हम लोग वेरिएबल को पैरामीटर बोलते हैं फॉर अ फंक्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल is called a parameter in procedure, ठीक है। लेकिन जब आप इसको यहां पे कॉल कर रहे हैं f की मदद से, तो ये वैल्यू आपका क्या हो जा रहा है? ये हो जा रहा है आर्ग्यूमेंट। ये छोटा सा डिफरेंस है जो काफी कोडिंग इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है। प्रोसीजर और आर्ग्यूमेंट में क्या डिफरेंस है पैरामीटर या फंक्शन के? तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि पैरामीटर एक ऐसा चीज है जो आप फंक्शन में प्रोवाइड करते हैं जब आप उसको डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। पैरामीटर हमेशा डिफाइन करते वक्त यूज होता है और आर्ग्यूमेंट हमेशा कॉल करते वक्त यूज होता है फंक्शन में। खासियत ये है कि पैरामीटर आप कोई भी नाम ले सकते हैं और आर्ग्यूमेंट आप डिफाइंड जो आपने सोचा है उसके लिए वही यूज कीजिएगा। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या है? आर्ग्यूमेंट वेरिएबल इज असाइन टू अ पैरामीटर वैल्यू। ये जो वेरिएबल है इसको आपने वैल्यू असाइन किया एफ का। ये पैरामीटर क्या था? जेन। जेन को आपने क्या स्टोर किया? एफ से, ठीक है। प्रोसीजर कॉल सम मैथ एफ इम्प्लिसिटली स्टार्ट्स द जेन विथ एफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब वही है, जो एफ की मदद से हम लोग ये जो भी प्रोसीजर डिफाइन करेंगे उसमें सिर्फ जो जेन जहां लिखा होगा वहां पे एफ आ जाएगा। दैट्स यहाँ क्या हो जाएगा? जेन का वैल्यू एफ हो जाएगा, ठीक है। प्रोसीजर रिटर्न द स्टोर्ड वैल्यू इन सम। अब इतना सारा चीज हमने थ्योरी पढ़ लिया इस पर्टिकुलर थर्ड वीक में, लेकिन असली चीज यहाँ, क्योंकि ये जो चीज है इसकी वजह से आप एरर जो हमारा कोड फाइंड करने में होता है ना, उसमें बहुत हेल्प करता है ये चीज। जैसे एक प्रोसीजर जरूरी नहीं है कि एक वैल्यू रिटर्न करे। मतलब आप जब कॉल कर रहे हैं तो आप रिटर्न क्या कर रहे हैं? एक सम वैल्यू। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप सम वैल्यू रिटर्न ही कीजिए, आप नहीं भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। प्रोसीजर कॉल इज अ सेपरेट स्टेटमेंट, यानी कि ये जो हमारा कॉल है यहाँ सम मैथ एफ, यहाँ आपने डिफाइन किया प्रोसीजर, लेकिन ये जो आपने कॉल किया तो आपने यहाँ फॉर एग्जांपल प्रोसीजर डिफाइन कर दिया, तो आप जब कॉल करेंगे तो आप इसको सेपरेट लाइन में करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसी लाइन में कर देंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं रेड से भी मार्क कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ आप नहीं कॉल कर सकते, आपको यहाँ कॉल करना होगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ बोल रहा है, यूज अ प्रोसीजर व्हेन द सेम कंडीशन कंप्यूटेशन इज यूज्ड फॉर डिफरेंट सिचुएशन। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक प्रोसीजर को अलग अलग सिचुएशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसका बेसिक एग्जांपल ये है कि ये जो जेंडर है ये फीमेल ही नहीं है, मेल के लिए भी तो काम कर सकता है सेम प्रोसीजर। तो हमारा डिफरेंट कंडीशन हो गया, मेल के लिए चेक कर रहे हैं, लेकिन हम लोग फीमेल के लिए बनाए थे, लेकिन हम मेल के यूज कर सकते हैं। तो वही चीज है यहाँ। उसके बाद पैरामीटर फिक्स द कॉन्टेक्स्ट। पैरामीटर फिक्स द कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि अगर आप यहाँ जेन यूज कर रहे हैं, राइट, तो इसका मतलब जेन मतलब जेंडर। फॉर एग्जांपल, तो जेंडर क्या होगा? मेल या फीमेल होगा, या फिर बाइनरी हो सकता है, उसके अलावा कुछ होगा? उसके अलावा तो कुछ होता नहीं है। हम लोग ये नहीं बोल सकते कि जेंडर में हम लोग नेम डाल दें किसी का। फॉर एग्जांपल मेरा नाम हर्ष है तो मैं हर्ष डाल दूंगा, तो उससे काम नहीं होगा, राइट।
टेक्निकली आप कर सकते हैं, लेकिन उससे आपका मेन जो एम है कि मुझे मेल या फीमेल का मार्क्स लेना है, वो आप नहीं डिफाइन कर पाइएगा। तो आप वही चीज रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं। जो हम लोग सैनिटी ऑफ डेटा का बात कर रहे हैं ना, तो वही चीज यहाँ पे होता है पैरामीटर। यूज वेरिएबल टू सेव वैल्यूज रिटर्न बाय प्रोसीजर्स। तो अगर आपका प्रोसीजर रिटर्न कर रहा है सम, तो आप अगर इसको नॉर्मली कॉल कर दीजिएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मेरा ऑलरेडी डिफाइंड था SUM सम मैथ ऑफ f, तो ये आपको कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ये आपको रिटर्न करेगा नन जब आप इसको प्रिंट करिएगा। क्यों? क्योंकि आप इसका कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं सम के तौर पे। जब आप कोई चीज रिटर्न करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट टेम्पोररी होता है, उसको आपको कहीं स्टोर करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आप अक्सर देखिएगा, वो ये कि आपको कोई एक वेरिएबल लेना होगा। फॉर एग्जांपल सम इज इक्वल टू, आप सेम नेम ले सकते हैं जो रिटर्न कर रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, सम मैथ्स f, ठीक है। और उसके बाद आप प्रिंट करेंगे सम। अब चूंकि आप सम का वैल्यू, जो सम वैल्यू था वो रिटर्न कर रहे हैं, सम ऑफ मैथ मार्क्स, सारे फीमेल का मैथ मार्क्स का सम रिटर्न कर रहा है और उसको आप इस सम में स्टोर कर रहे हैं, तो आप इस सम को एज अ वेरिएबल प्रिंट करवा सकते हैं और ये आपको आउटपुट रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो ये आपका सही है, ये गलत तरीका है आउटपुट रिटर्न करवाने का। ओके, बस दैट्स यही था। उसके बाद नेक्स्ट, कीप ट्रैक ऑफ आउटकम्स ऑफ मल्टीपल प्रोसीजर कॉल्स। तो कई बार आप मल्टीपल प्रोसीजर यहाँ डिफाइन करेंगे, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे 1 2 3, तो आपको इसका ट्रैक रखना होगा कौन सा प्रोसीजर क्या काम कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो गलती होने की चांसेस है। और जब आप क्वेश्चंस बनाने जाइएगा तो जनरली लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, वो ये ध्यान ही नहीं देते कि ऊपर वाला जो प्रोसीजर है वो क्या रिटर्न कर रहे हैं। सो टेक केयर विद दिस, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर हेल्प्स टू मॉडर्नाइज द, देख चुके हैं, द अवॉइड डिस्क्राइबिंग द सेम प्रोसेस रिपीटेडली। हाँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फीमेल के लिए लिख दिए तो आप मेल के लिए करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये जेन जो है इसका वैल्यू चेंज करना है, मेल की जगह फीमेल कर देना है, फीमेल की जगह मेल कर देना है, कोड आपका चेंज नहीं हो रहा है, राइट। तो वही चीज है, आप सेम प्रोसेस को बार बार यूज कर सकते हैं और आपको बार बार डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज अवॉइड लिखा हुआ है। इफ वी इंप्रूव द कोड इन अ प्रोसीजर, beneath automatically applies to all प्रोसीजर कॉल्स। फॉर एग्जाम्पल एक जगह मैंने कॉल किया इसकी मदद से, फॉर एग्जाम्पल जहां पे मैंने सम मैथ f किया था ना, तो वही चीज मैंने एक जगह किया, दूसरी जगह किया। अब अगर मैं f की जगह m कर देता हूं तो मेरा मैथ मार्क्स मिलेगा, तो मुझे इसमें भी बेनिफिट मिल जाएगा, इसमें भी बेनिफिट मिल जाएगा। तो वही चीज है। उसके बाद ये काफी फेमस प्रॉब्लम है इस पर्टिकुलर वीक से, जो ये 3 प्राइस प्रॉब्लम एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट को आपको बताना चाहता है, और वो कॉन्सेप्ट है बैंडिंग का, बैंड बनाने का। 3 प्राइस प्रॉब्लम बेसिकली आपको ये बोलता है कि आपके पास 3 प्राइजेस है, 1 2 और 3, और आपको उनको लोगों को देना है। किस तरीके से देना है कि एक सब्जेक्ट में वो आदमी एटलीस्ट टॉप करे। अब ये डिपेंड करता है कि हम लोग बॉयज को देंगे या गर्ल को, ये बाद में देखेंगे। अभी के लिए हम लोग बस ये देखेंगे कि हम लोग को क्या मेंटेन करना है। इसमें जो लॉजिक यूज होता है वो ये कि आपको 3 वेरिएबल बनाना है, मैक्स, सेकंड मैक्स एंड थर्ड मैक्स, ठीक है। सारे कार्ड्स के थ्रू स्कैन कीजिए जो डिफॉल्ट है। हर एक कार्ड के लिए मैक्स, सेकंड मैक्स एंड थर्ड मैक्स अपडेट करना है, लेकिन तभी जब ये जो थर्ड मैक्स, फर्स्ट मैक्स और सेकंड मैक्स है, ये कोई एक सब्जेक्ट में टॉप करना ही चाहिए। मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि ये एक सब्जेक्ट में टॉप करना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट सबसे पहला जो काम लोग शुरू कर देंगे वो ये है कि लोग मैक्स के साथ शुरू हो जाएंगे, पहला वैल्यू मैक्स के लिए यूज कर लेंगे और मैक्स में स्टोर कर देंगे, एंड दैट्स वेयर ये जो कोर्स इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आपको पकड़ लेंगे। सबसे पहले आपको थर्ड हाईएस्ट मार्क्स हर एक सब्जेक्ट का स्टोर करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा इसलिए क्योंकि तभी आप कंपेयर कर पाइएगा मैक्स, सेकंड मैक्स और थर्ड मैक्स को। मैक्स से स्टार्ट कीजिएगा तो आपको सेकंड मैक्स और थर्ड मैक्स की जरूरत नहीं है, राइट। आफ्टर स्कैनिंग ऑल कार्ड्स वी हैव 3 प्राइज विनिंग इन टोटल। हम लोगों को लेकिन ये तो नहीं पता कि किसका है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इंडेक्स नंबर भी स्टोर करेंगे कार्ड का। तो अब चलिए इसके सूडो कोड को देखते हैं। इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि किस तरीके से। तो यहाँ अगर आप देख सकते हैं तो ये बेसिकली जो भी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंपल सा बेसिक फंडामेंटल दिया हुआ है। हम लोगों को क्या क्या वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो भी लिखा हुआ है इस सबको इग्नोर कर दीजिए अभी के लिए, क्योंकि हम लोग मेन कोड देखने वाले हैं अभी। यहाँ से एक्चुअल मेन कोड शुरू होगा। अपडेट वेरिएबल्स ऑफ इंटरेस्ट, मैक्स आईडी, मैक्स मतलब फर्स्ट मैक्स जो है, जो हमारा सबसे बड़ा मैक्स है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, टॉपर है, उसका आईडी, सेकंड मैक्स आईडी और सेकंड मैक्स, सेकंड टॉपर,
थर्ड टॉपर के लिए और थर्ड उसका आईडी। ये आईडी इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि हम लोगों को ट्रैक रखना है कि कौन प्राइज विनर था, और ये है हमारा एक्चुअल सूडो कोड। सूडो कोड क्या बोलता है वो देखना जरूरी है। अगर आप देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट मैक्स, सेकंड मैक्स, थर्ड मैक्स, ठीक है, मैक्स आईडी -1, सेकंड मैक्स आईडी -1, थर्ड मैक्स आईडी, और ये सारा चीज ऊपर से आया हुआ है। आपको पता है, मैंने बताया था कि मैक्सिमम जो होता है वो हम लोग ऐसे वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं जो पॉसिबल नहीं है, और -1 एक ऐसा वैल्यू है। मैथ्स 3, फिजिक्स 3 एंड केमिस्ट्री 3। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेदर देन राइटिंग द एंटायर कोड, इन्होंने एक प्रोसीजर डिफाइन किया जिसको कहते हैं टॉप 3 मार्क्स। मतलब ये यहाँ पे डिफाइंड है, ये कहीं और यूज होगा, ये कहीं ना कहीं हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, बट अभी के लिए नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग बेस केस पे सिर्फ चल रहे हैं, और हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि टॉप 3 मार्क्स जो है ये एज्यूम करना है कि ये ढूंढ के दे रहा है, ठीक है। तो फिजिक्स मार्क्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री के लिए टॉप 3 मिल जाएगा, मैथ्स के लिए टॉप 3 मिल जाएगा। अब बेसिक हमारा पाइल कार्ड लेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट टॉपर चेक करेंगे। अब ये सब्जेक्ट टॉपर जो है ये अगेन एक प्रोसीजर है यहाँ पे, ठीक है। और ये मैं इस तरीके से बोल पा रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ एक कैपिटल है, यहाँ एक कैपिटल है, और उसके बाद एक ब्रैकेट आ जा रहा है x, मैथ्स 3, फिजिक्स 3, केम 3। तो x क्या है, x मेरा वो डेटा सेट है जिससे मैं इसकी मदद से यूज कर रहा हूँ, राइट। और उसका फिजिक्स मैथ्स 3, फिजिक्स में केम 3 यहाँ से मैं उठा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ x डॉट टोटल इज ग्रेटर देन मैथ। तो x जो है उसका जो टोटल मार्क्स मेरा है, जो भी सब्जेक्ट टॉपर्स हैं उनका जो ये आईडी मिल रहा था ना यहाँ से, ये जो टॉप 3 मार्क्स है ये हमको दो चीज रिटर्न करेगा, एक आईडी और एक नॉर्मल। ये यहाँ हमारा क्या है, एक्चुअल लॉजिक यहाँ से शुरू होता है कि अगर x डॉट टोटल ग्रेटर देन मैक्स है, मतलब मैक्सिमम है, तो थर्ड मैक्स को सेकंड मैक्स में शिफ्ट करो, थर्ड मैक्स आईडी को सेकंड मैक्स आईडी में शिफ्ट करो, सेकंड मैक्स को मैक्स में शिफ्ट करो, और सेकंड मैक्स आईडी को मैक्स आईडी में शिफ्ट करो, और फिर मैक्स को टोटल वैल्यू लो और मैक्स आईडी को टोटल वैल्यू। ऐसा क्यों है वो मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि ये बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और इसमें बहुत गलती लोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि x इज इक्वल टू 49 है, x1 ले लेते हैं, ठीक है। x2 मेरा 39 है एंड x3 मेरा 24 है। अब मेरे पास एक कार्ड आता है जो कि एक्चुअली, तो हम इसको एक्चुअली 88, ठीक है। अब देखिए बाय डिफॉल्ट ये कहाँ जाएगा, ये सोचने वाली बात है, राइट। अब मेरा x डॉट टोटल मैक्स से बड़ा है क्या, पहले तो ये देख लेते हैं। अगर ये मेरा मैक्स है तो मैक्स से बड़ा है, हाँ ऑब्वियसली मेरा जो है ये 49 है, तो ये ऑब्वियसली ट्रू है। अगर ये मेरा ट्रू है तो इसके अंदर हम लोग जाएंगे, तो थर्ड मैक्स का वैल्यू क्या है, सेकंड मैक्स के बराबर, यानी कि मेरा x3 का जो वैल्यू हो जाएगा वो x2 के वैल्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरा सेकंड मैक्स जो है, मैं आईडी नहीं इंक्लूड कर रहा हूं अभी, सेकंड मैक्स जो है वो मैक्स के वैल्यू के बराबर हो जाएगा, यानी x2 मेरा x1 बन जाएगा। अब मेरे पास जगह खाली हो जाएगा ना, क्योंकि x3 अगर मेरा यहाँ पे 24 अब इंपॉर्टेंट रहा नहीं मेरे लिए, अब मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट रह गया, अब मेरे लिए 39 पहले बनेगा, राइट। उसके बाद ऊपर वाला जो मेरा वैल्यू है वो नीचे आ जाएगा, और उसके बाद जब मेरा x1 जो है उसका एक्चुअल वैल्यू 88 हो जाएगा। अब फिर जब मेरे पास ऐसा वैल्यू ग्रेटर देन आएगा तो मैं उसको चेंज करूंगा। तो यही फंडामेंटल यहाँ पे यूज होता है, और अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं। लोग इसको मैक्सिमम से स्टार्ट कर देते हैं और सोचते हैं कि मेरा कोड हो गया, और वो लोग इस चीज को भी स्किप कर देते हैं, जो कि नहीं करना है। अगर आप देखिए तो यहाँ पे देखिए मैक्स और सेकंड मैक्स के बीच चेकिंग चल रही है, राइट। टोटल मार्क्स सेकंड मैक्स और फर्स्ट मैक्स के बीच टोटल चल रहा है। अगर ऐसा है तो सेम यही लॉजिक लगाना है। इस बार जो लॉजिक है वो ये लॉजिक है कि थर्ड मैक्स अगेन सेकंड मैक्स हो जाएगा, थर्ड मैक्स सेकंड मैक्स आईडी हो जाएगा, सेकंड मैक्स तक ही हम लोग जाएंगे। हम लोग मैक्स तक नहीं जाएंगे। पहला पार्ट में हम लोग मैक्स को कवर कर लिए। आप इसको रिवर्स में भी चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैक्स का ले लिए, ठीक है। तो थर्ड मैक्स मेरा ये हो गया। अब जो मेरा सेकंड मैक्स आईडी है, सेकंड मैक्स आईडी है वो x डॉट टोटल हो गया, और सेकंड मैक्स आईडी का x डॉट आईडी हो गया। तो सेकंड मैक्स में मेरा सेकंड टोटल स्टोर हो गया। इसी लॉजिक की मदद से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे बस ये हो रहा है कि जो हमने यहाँ थर्ड मैक्स में सेकंड मैक्स किया था, तो हमने वही शिफ्टिंग यहाँ की है, तो वही शिफ्टिंग है, और उसके बाद सेकंड मैक्स तक ही गए हम लोग। x1 का वैल्यू चूंकि ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सेट हो चुका है, इससे बड़ा अभी तक मेरे को वैल्यू मिला नहीं है, तो मैं बस इन दोनों के साथ शिफ्टिंग करूंगा। जो भी मेरा वैल्यू है थर्ड मैक्स का वो मैं सेकंड मैक्स में लाऊंगा। मतलब अगर यहाँ पे मेरा वैल्यू, अगर आप देखिए मेरे को एक वैल्यू मिल जाता है जो कि है 38, ठीक है। तो अब मेरा क्या होगा, अब मेरे को 24 का दरकार नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा x3 का वैल्यू मेरा 39 कर दो, और x2 का जो मेरा वैल्यू है उसको 48 कर दो, और x1 तो x1 है ही, तो
वो x1 को आप 88 रहने दो। और सिमिलरली फॉर एग्जांपल मेरे पास x इज इक्वल टू 20 आ गया, तो मैं x3 में सीधे 25 स्टोर कर दूंगा। तो ये जो पार्ट है ये इसको करता है, ये वाला पार्ट इसको संभालने के लिए, ये नीचे वाले को, और यहाँ पे जो एक पार्ट है वो इस वाले कोड को संभालता है। ठीक है, ये बस इसी का देखा देखी है, तो आप इसको देख सकते हैं रोक करके। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है प्रोसीजर का साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या हुआ? साइड इफेक्ट ये हुआ कि कई बार आप प्रोसीजर में चीज कुछ और डालिएगा, आपको आउटपुट कुछ और मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक अच्छा तरीके का वाला कार्ड डाल दिया, लेकिन जब आपने आउटपुट पाया तो वो एक सफल्ड कार्ड था, मतलब यहाँ पे मेरा जो भी था वो डिफर कर गया और ये इस तरीके का हो गया, तो आप सफल्ड पाए। ऐसा हो सकता है ना? तो अगर ऐसा हो सकता है कि पूरा डेक सफल हो जाए तो उसको साइड इफेक्ट बोलते हैं। कई बार साइड इफेक्ट मॉडिफाई करता है डेटा को कंप्यूटेशन के टाइम। तो अगर ऐसा होता है तो ये कई बार अच्छा भी होता है, कई बार बुरा भी होता है। अब प्रोसीजर का बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे आता है कि इंटरफेस क्या और इम्प्लीमेंटेशन क्या। हर एक प्रोसीजर एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ आता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या डिफाइन करता है? फंक्शनैलिटी और डेटा इंटीग्रिटी, कि उसको क्या काम करना है और उसको क्या रिटर्न करना है। कई बार बोलते हैं कि रिटर्न नहीं भी करना है, तो सिर्फ क्या काम करना है वो डिफाइन कर देते हैं। डाटा इंटीग्रिटी क्या है? ये कि प्रोसीजर के पास साइड इफेक्ट हो सकता है कि नहीं, और क्या हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि साइड इफेक्ट होगा तो किस टाइप का होगा। और कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफाई करता है इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या है? क्या हम लोग प्रोसीजर का इम्प्लीमेंटेशन, जो हमारा एक्चुअल कोड है प्रोसीजर के अंदर लिखा हुआ, क्या हम उसको डिफाइन कर सकते हैं? और अगर डिफाइन कर सकते हैं तो क्या हम उसको बदल सकते हैं? अगर हम लोग उसको बदल सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोग उसके इंटरफेस को सेम रहते हुए, मतलब जो प्रोसीजर का काम है, जो हमारा फंक्शनैलिटी है, वो सेम रहते हुए भी हम लोग ये कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब ये है कि फंक्शनैलिटी शुड रिमेन द सेम गिवन द कोड इज चेंज्ड। सो दैट्स इट। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल है इसका। फाइनल वीक इसके बाद हम लोग PYQ पे चलेंगे। तो अभी के लिए बस वीक 4 में कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। वीक 4 में एक बिनिंग चीज होता है। बिनिंग क्या है? बिनिंग एक तरीके का काम है जो कर सकता है, और उसका खासियत यह है कि आप मल्टीपल बैंड्स क्रिएट करते हैं, और अगर वो बैंड वो फॉलो करता है, मतलब वो कंडीशंस फॉलो करता है उस बैंड के लिए, हर एक बैंड के लिए, तो आप उसको उस पर्टिकुलर बिन में डाल देते हैं। अगर इसका सिंपल एग्जांपल मैं लूं तो मेरे पास स्कोर्स डेटा सेट है, तो मैं ये डिफाइन कर सकता हूं कि जो मेरा मैथ मार्क्स है वो 20 ग्रेटर देन 20 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल लेस देन 30 अगर है तो वो मेरा C में चला जाएगा। ठीक है, अगर 30 से ग्रेटर है मेरा x लेकिन लेस देन है 40 से, तो वो मेरा चला जाएगा बी ग्रेड में। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि होगा ही, तो ये बस एक छोटा सा एग्जांपल है। और अगर मेरा जो वैल्यू है वो 40 से ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, तो वो मेरा ए ग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल आप देख सकते हैं कि मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है कि मेरा x क्या वैल्यू ले रहा है। मेरे को बस इससे लेना देना है कि जो भी मेरा वैल्यू ले वो इस पर्टिकुलर बिन में फॉल करता है या नहीं करता। और मैं यहाँ पे लिस्ट डेटा टाइप यूज कर रहा हूँ बाय द वे, स्टोर करने के लिए, बहुत सारे वैल्यूज आएंगे तो मैं वो लिस्ट डेटा टाइप यूज कर रहा हूँ। एक चीज जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे मैंने इक्वल टू ग्रेटर देन निकाला है, इसका मतलब मेरा जो x का वैल्यू है वो 20 हो या 20 से ज्यादा हो तो ये पर्टिकुलर चीज ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लेस देन 30 रखा हूं, तो इसका मतलब है कि ये 30 तक नहीं जाएगा, ये सिर्फ 29 तक जाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे ये चीज 29 तक ही जाएगा। और इसलिए जब मैं 30 बोलूंगा तो 30 इस वाले लाइन में चला जाएगा, क्यों? क्योंकि 30 ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब अगर इक्वल टू यहाँ पे है तो इसका मतलब 30 ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, बस यही चीज है। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है, binning method is used to smoothing data or handle noisy data. In this method, data is first stored and then sorted values are distributed into the number of buckets or bins. मैंने बिना सॉर्ट किए किया, आप सॉर्ट के साथ कर सकते हैं। सॉर्टिंग मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना किसी चीज को। ठीक है, नंबर ऑफ बकेट्स और, ठीक है,
As Binning method consult the neighborhood of the values, they perform local smoothing. यहाँ पे मेरे को क्या वैल्यूज मिल रहा है उससे लेना देना नहीं है, ये पर्टिकुलर बिन के अंदर फॉल करना चाहिए, तो मेरा एक पूरा लेंथ इसका कुछ मिलेगा, वो लेंथ जो है उसको मैं कंपेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ लॉजिक बस ये है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लॉजिक है कि कंपेयरिंग ईच एलिमेंट विद ईच अदर। अगर n ऑब्जेक्ट है तो नंबर ऑफ कंपेरिजन जो रिक्वायर्ड होंगे वो होंगे n इंटू एन माइनस वन बाई टू। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप मेमोराइज कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। और इसका अगर सिंपल डेफिनेशन देखिए तो ये होता है NC2। प्रेस प्रिंसिपल से देखिएगा तो टोटल नंबर ऑफ पेयर n इंटू एन है। अगर सेल्फ कंपैरिजन रिड्यूस करना है तो n इंटू एन माइनस वन होगा। इसका रीजन ये है कि मैं सबसे कंपेयर करूंगा बट खुद से कंपेयर नहीं करूंगा, इसलिए n इंटू एन माइनस वन, जिसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं n इंटू एन माइनस वन, क्योंकि n कॉमन निकाल दीजिएगा तो n माइनस वन आ जाएगा, वही चीज है। कंपेयरिंग ए एंड बी विथ सेम, कंपेयरिंग बी विथ ए, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो खुद से कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन अगर ए से आप बी कंपेयर कर चुके हैं तो बी और ए से कंपेयर करना बेवकूफी होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको कंपेयर कर चुके हैं, उसको आप n माइनस वन काउंट कर रहे हैं और हम ये भी डबल टाइम है तो इसका हाफ ही हमको मिलेगा, जो हम लोग इसको बोलेंगे कि हाँ हाफ ही मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये जो है मेरा एक्चुअल काउंट है। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल रीजनिंग है और ये आपको सीखना चाहिए, ये काफी अच्छा लॉजिक है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यही सेम चीज यहाँ लिखा हुआ है, वही चीज इन्होंने लिखा है। और यहाँ पे अगर 5 एलिमेंट है तो कैसे कंपैरिजन है, देखिए ए के साथ हम लोग बी को कंपेयर कर रहे हैं, सी को कंपेयर कर रहे हैं, डी को कंपेयर कर रहे हैं, ई को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब टोटल 4 कंपैरिजन कर रहे हैं। उसके बाद कितने कंपैरिजन कर रहे हैं, बी को हम लोग सी के साथ कर रहे हैं, नोट कि हम लोग ए को बी से नहीं कर रहे और बी को दोबारा ए से नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग वो ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर बी से डी को कर रहे हैं और बी से ई को भी कर रहे हैं, तो 3 कंपैरिजन हो गए। उसके बाद सी से हम लोग डी को कर रहे हैं और सी से हम लोग ई को भी कर रहे हैं, तो 2 कंपैरिजन हो गए। और उसके बाद डी से हम लोग ई को कर रहे हैं तो 1 कंपैरिजन होगा। सबको ऐड कर दीजिएगा तो आपको 10 मिलेगा। और अगर आपके पास देखिए तो कितना होता है, 5 इंटू 5 माइनस वन 4 होता है, डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा तो आपको मिलेगा 20/2, जो कि बराबर है 10 के, राइट। अब वीक 5 आ रहा है, तो वीक 5 से पहले मैं चाहूंगा कि हम लोग कुछ PYQs के क्वेश्चंस को देख लें, क्योंकि इतने नॉलेज हम लोग को अब हो चुका है कि हम लोग PYQ को देख सकें। तो चलिए उस पे चलते हैं अब।